अगर आप भी अपने कंधे के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कंधे का दर्द और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंधे के दर्द और स्टिफनेस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉज का, जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता कर सकते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या वो स्टेजेस हैं, क्या फ्रोजन शोल्डर अपने आप ठीक हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सी वो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जिनको कर कर हम कम से कम टाइम में मोस्ट रिलीफ पा सकते हैं, और कब वो टाइम आता है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जब किसी चीज़ से आराम ना आए। मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। फ्रोजन शोल्डर जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी इडियोपैथिक, जिस पर मैं अभी आगे आऊंगा, और दूसरा सेकेंडरी, मतलब जो फ्रोजन शोल्डर किसी कारण की वजह से हुआ है। ये कारण हो सकते हैं जैसे ट्रॉमा, किसी को चोट लग जाए उसके बाद फ्रोजन शोल्डर हो जाए या शोल्डर स्टिफ हो जाए। दूसरा रोटेटर कफ इंजरी, आपके रोटेटर कफ की मसल्स जो शोल्डर के अराउंड होती हैं उनमें इंजरी हो जाए, या फिर टेंडनाइटिस हो जाए, तो इन वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। पर बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज और जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो है प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर या इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर। इसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम कह सकते हैं ये प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है। एक तो ये इसका एज ग्रुप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, मतलब ये नॉर्मली 40 से 70 साल के लोगों में ही देखने को मिलता है। दूसरा, ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनको डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी है। इन लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के। अब अगला सवाल आता है, क्या फ्रोजन शोल्डर कभी भी ठीक होता है या अपने आप कभी फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सकता है? जी हाँ, फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, मतलब फ्रोजन शोल्डर कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, और ये 1 से 2 साल का एक टाइम ड्यूरेशन है जिसके बाद अपने आप फ्रोजन शोल्डर ठीक होना शुरू हो जाता है। पर ये जो फ्रोजन शोल्डर जब इंसान को होता है तो वो इतनी ज़्यादा तकलीफ में होता है कि इतने टाइम तक वेट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है, और वो अपने दिनमर्रा के काम करने में, जैसे कंघी करना, वॉलेट निकालना, इन सब चीज़ों में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है और वो एक काम नहीं कर पाता। तो इसलिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या कुछ एक्सरसाइजेस तो करनी उस टाइम पे जरूरी है जिससे लाइफ बेटर बनाई जा सके। तो चलिए अब आते हैं फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस पर, और इन स्टेजेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किस स्टेज पर क्या ट्रीटमेंट लेना है और क्या उस टाइम पे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहली स्टेज पर। ये स्टेज शुरू होती है पेन से, और इस स्टेज में आदमी को हल्का हल्का कंधे में दर्द होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो अपने उस हाथ को या शोल्डर को यूज करना धीरे धीरे कम कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। पर सबसे पहले शुरू होता है पेन, और खास तौर से जब हम रात को लेटते हैं अफेक्टेड शोल्डर पे तो ये पेन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो देखने को मिलता है। अगली स्टेज आती है स्टिफनेस की। जैसा मैंने बताया, जब पेन होता है तो आदमी धीरे धीरे वो हाथ को यूज करना बंद कर देता है और स्टिफनेस शुरू हो जाती है। पहली स्टेज कुछ हफ्ते से कुछ महीने ही चलती है, पर सेकंड स्टेज काफी लंबी है, ये 3-4 महीने से लेके 1 साल तक चलती है, और धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है और आदमी को अपने डेली एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है इस स्टेज में। इस स्टेज में पहुंचने के बाद नॉर्मल डे की एक्टिविटीज जैसे कंघी करना, चोटी बांधना, वॉलेट निकालना पीछे की पॉकेट से, इन सब चीजों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जिसका नाम है थॉइंग, मतलब इस स्टेज पर आकर पेन भी कम होना शुरू हो जाता है और स्टिफनेस भी, और धीरे धीरे मोशन वापस आने लगता है। तो अब समझते हैं हर स्टेज में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है उस टाइम पे। तो सबसे पहली जो स्टेज है पेन की, अब ये पेन की स्टेज का मतलब है कि उस टाइम एक्टिव इन्फ्लेमेशन है हमारे जॉइंट में, यानी कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन या सूजन चल रही है।
तो अगर इस टाइम पे हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं इस स्टेज में और बहुत सीवियर एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना पेन हो जाता है कि वो रात रात भर भी नहीं सो पाते। तो इस स्टेज में बहुत सिंपल है, आपको जितना हो सके उतना अपने शोल्डर को रेस्ट देना है, आइस पैक से मसाज करनी है और उसके बाद सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे पेंडुलम एक्सरसाइज, जो मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, बाद में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जो कि स्टिफनेस की स्टेज है। इस स्टेज में क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे शोल्डर के अराउंड जो कैप्सूल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और उसमें फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज पे हमें एक्सरसाइजेस बढ़ा देनी चाहिए और जितनी एक्सरसाइज हम बढ़ाएंगे और अच्छी तरह करेंगे उतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को करना, क्योंकि जब इतने दिन से जॉइंट स्टिफ होता है तो हम मूवमेंट तो करते नहीं, तो धीरे धीरे मसल वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए लास्ट स्टेज में इंपॉर्टेंट है अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना। तो चलिए अब वो एक्सरसाइजेस सीखते हैं जिनको करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर में बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जरूर करिए और रोज जितना टाइम मैं बोल रहा हूँ उतना करिए, आप देखेंगे कि आपके फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो चलिए आते हैं सबसे पहले पहली एक्सरसाइज पर, जो पेंडुलम एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया पहली स्टेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड एक्सरसाइज है, पर जरूर करें क्योंकि फायदा जरूर करती है। तो इसके लिए आपको कोई सी भी सरफेस पे अनअफेक्टेड हाथ, यानी कि जो अफेक्टेड नहीं है, उसको सपोर्ट लेनी है, जैसा कि यहाँ टेबल पे लिया है, और जो अफेक्टेड हाथ है उसे ग्रेविटी के साथ लटका देना है, मतलब फ्री छोड़ देना है। ग्रेविटी की वजह से ये हाथ या जॉइंट डिस्टेंड होगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा और धीरे धीरे मूवमेंट करना है पेंडुलम की तरह। पहले आगे पीछे, अपने मसल से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, शरीर के मूवमेंट से कोशिश करें कि हाथ का मूवमेंट शुरू हो जाए। ऐसे ही आगे पीछे बिल्कुल फ्रीली होने देना है और जब रुक जाए तो दोबारा से करना है। 5 बार आगे पीछे करें, फिर साइड टू साइड, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड, फ्रीली बिल्कुल, और उसके बाद रोटेशन। अपने हाथ के मसल्स से नहीं घुमाना है हाथ, क्योंकि वो पेनफुल हो सकता है और ज़्यादा इंजरी कर सकता है। शरीर से मूवमेंट देना है हाथ को और फ्रीली घूमने देना है। उसके बाद अगली स्टेज में आप डंबल से भी ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डंबल लिया है, अगर आपके पास डंबल ना हो तो आप 1 लीटर की पानी की बोतल भी ले सकते हैं और उससे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेम, पहले आगे पीछे, फिर साइड टू साइड और फिर सर्कल्स में। फ्रोजन शोल्डर में हमारे 3 मूवमेंट हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट लाइकली इंटरनल रोटेशन जाता है, अगला एबडक्शन यानी कि साइड से हाथ उठाना, उसके बाद फ्लेक्शन। ये 3 मूवमेंट हैं जो मोस्टली इफेक्ट होते हैं। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूं वो एबडक्शन और फ्लेक्शन दोनों में ही हेल्प करती है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे साइड में खड़े होना है, जैसा इस समय ये आदमी खड़ा है। उसके बाद आपको अपना हाथ पूरा एक्सटेंड करना है साइड में और दीवार के अगेंस्ट प्लेस करना है, और हाथ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे टॉवल लिया है हमने, कोई भी स्मूथ चीज जो दीवार के अगेंस्ट स्लाइड कर सके वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे जितना हो सकता है, पहले दिन ना जाए पर हर रोज ट्राई करना है, और धीरे धीरे अपने बॉडी का वेट शिफ्ट करना है दीवार के साइड पे, और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन और स्ट्रेच फील करेंगे और जॉइंट उतना ही ज़्यादा खुल पाएगा। नीचे आ जाइए अब। उसके बाद दीवार की तरफ मुंह करना है या बॉडी दीवार की तरफ फेस करनी है। हाथ वैसे ही सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और हाथ को ऊपर ले जाना है, और वैसे ही शरीर आगे की तरफ झुकेगा। शरीर के वेट से जॉइंट अपने आप स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। पूरा स्ट्रेच होने दें जितना हो सकता है, और उसके बाद फिर वापस आ जाए।
अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे एडक्शन के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको सबसे पहले सीधा खड़ा होना है, उसके बाद अपना हाथ आगे, जो अफेक्टेड हाथ है उसे आगे की तरफ उठाना है, फिर दूसरे हाथ से अपने एल्बो को सपोर्ट करना है और अपना शरीर को स्टेबल रखते हुए अपने नॉन अफेक्टेड हाथ से अफेक्टेड हाथ को अंदर की तरफ पुल करना है। ऐसे जितना स्ट्रेच कर सकें उतना ही करें, फोर्स ना करें। 5 सेकंड तक काउंट करें, उसके बाद रिलैक्स कर दें। रिलैक्स। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो कि इंटरनल रोटेशन पे काम करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये मूवमेंट सबसे ज्यादा जाता है, तो इस एक्सरसाइज को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक टॉवल चाहिए होगा, जैसे हमने इस जगह पे लिया है, या फिर आप धोती भी ले सकते हैं। आप जिस शोल्डर आपका इफेक्टेड है उस हैंड से इसका एक एंड पकड़ें, कमर के पीछे लेके जाएं और दूसरे हाथ से दूसरा एंड पकड़ें। ऐसे दूसरे हाथ से इसे ऊपर लाएं और दूसरे हाथ की फोर्स लगाकर आप धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करें। जितना जा रहा है, जैसे जा रहा है, ठीक है। फोर्स नहीं करना है, जितना हो पाए उतना। आप साइड में एक बार मुड़ के दिखा दो कि कैसे होगा। ऐसे हो सकता है आपका शुरू में हाथ सिर्फ यहीं तक जाए पहले दिन, कोई घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे आपको इस वाले हाथ से प्रेशर लगा के ऊपर लेके जाना है और एक्सरसाइज करते जाना। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो एक्सटर्नल रोटेशन पे काम करती है। इसके लिए आपको ऐसे खड़ा होना है और फेस करना है। किसी भी दरवाजे के साथ कर सकते हैं। तो दरवाजे के अगेंस्ट ऐसे खड़ा होना है और फिर जो हाथ अफेक्टेड है उससे दरवाजे के एंड को पकड़ना है या चौखट को पकड़ना है। ये कोई सी भी जगह आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो कन्वीनियंट हो। पहले उस साइड फेस करना है और फिर अपने शरीर को घुमा देना है और स्ट्रेच को फील करना है। जैसा इस वीडियो में था, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है और आप स्ट्रेच फील कर पाएंगे। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो एक्सटेंशन में हेल्प करती है। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको कोई भी स्ट्रेट चीज लेनी है, कोई डंडी या फिर घर में बेलन, या हमने ऐसा कुछ ले रखा है, तो जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। दोनों हाथों से पीछे पकड़ना है और दूसरा हाथ जो अनअफेक्टेड है उसकी मदद से पीछे हाथ ले जाने की कोशिश करनी है। दूसरा हाथ अनअफेक्टेड जो है उसकी मदद से जितना धीरे धीरे ऊपर जा पाए उतना जाना है। सेम 5 सेकंड तक करना है, उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो कि अगर आप कर सकें और कोई जगह आपको घर में ऐसी मिल जाए जहां पे ऊपर एक रस्सी बांध सके। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बैंड बांधा है, पर आप रस्सी भी बांध सकते हैं। तो ये जरूर करें, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपको इससे जरूर आराम मिलेगा। तो इसके लिए एक रस्सी ऐसे बांधनी है, किसी भी कंफर्टेबल चेयर पर बैठ जाना है और जो अनअफेक्टेड हाथ है उस हाथ से नीचे की तरफ खींचना है। तो इससे आपका अफेक्टेड हाथ जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। रस्सी हमेशा खींची रहे, इसका मतलब आप अपने अफेक्टेड हाथ से हाथ ऊपर ले जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ अनअफेक्टेड हाथ से नीचे की तरफ खींचना है और ऐसे ही फिर रिलैक्स। 5-5 बार दोनों साइड करें। कोई भी एक्सरसाइज जो मैंने अभी सिखाई, उनको शुरू करने से पहले आप अपने फिजिशियन से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, ताकि वो आपको आपकी डिजीज सही से डायग्नोज कर पाए और आप श्योर हो पाए कि आपको फ्रोजन शोल्डर ही है और आप कोई अलग बीमारी के लिए कुछ गलत एक्सरसाइज ना कर बैठे। और आते हैं दूसरी बात, अगर ये एक्सरसाइज करके भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता, जो कि अनलाइकली है पर कुछ लोगों में हो सकता है, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सबसे पहले इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, यानी कि आपके जॉइंट में एक स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद डिस्टेंशन आर्थोग्राफी, या फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो एनेस्थीसिया के अंडर आपका जॉइंट खोला जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है ओपन या फिर आर्थोस्कोपिक रिलीज। और आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें या अपने ऑर्थोपेडिशियन से जरूर कंसल्ट करें, वो आपको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट जरूर गाइड करेंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।